नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड की गिरिडीह के गांडे विधानसभा सीट से अचानक विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा देने के बाद राज्य की सियासी हलचल बढ़ गई। कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ये इस्तीफा क्यों दिया गया है। क्या वहां से मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाएंगे? क्या मुख्यमंत्री की सदस्यता जाने वाली है? क्या ईडी या फिर चुनाव आयोग या राजभवन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? कई तरह की बातें राजनीतिक फिजाओं में तैरने लगी हैं। अभी भी ये सीट खाली है। इस बीच जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और इस सीट पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? अब जब इस सीट पर उपचुनाव होंगे तो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना दमखम दिखाएंगी? इन दिनों जेबीकेएसएस भी सुर्खियों में है और जयराम महतो की ये पार्टी छात्र आंदोलन से शुरू होकर अब राजनीतिक पार्टी होती हुई नजर आ रही है और इस सीट पर चुनाव भी जेबीकेएसएस लड़ सकता है। इस वक्त हमारे साथ जेबीकेएसएस से मोतीलाल जुड़े हुए हैं। मोतीलाल जी, आपका स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। क्या गांडे सीट पर आपकी टीम भी उम्मीदवार उतारेगी? देखिए मैम, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन एक इशारा है कि हम संभवतः उतर सकते हैं, क्योंकि हमारी केंद्रीय टीम की अभी मीटिंग नहीं हो पाई है। केंद्रीय टीम की मीटिंग बहुत जल्दी बुलाई गई है। इस पर हम लोग केंद्रीय टीम के बैठ के साथ, कोर टीम के बैठने के बाद और हमारे आईटी सेल के साथ बैठने के साथ हमारी क्या वहां पर रणनीति रहेगी, क्या हमारा कूटनीति रहेगी, इस तरह की सभी तरह की चर्चाएं करने के बाद हम लोग, हो सकता है, आशा कर सकते हैं आप, मैं भी, हम लोग वहां उतर सकते हैं। तो कैंडिडेट कौन होगा और क्या किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट से उतारेंगे आप अपने प्रत्याशी को, या फिर सीधे जेबीकेएसएस अपने उम्मीदवार को देगी? नहीं मैम, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ हम लोग नहीं उतरेंगे। हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र ही उतरेंगे। पार्टी अलग ही से अलग एक तरह किसी मोर्चे की काम करेगी और जहां तक कैंडिडेट की बात रही, वहीं से कोई जो खतियानी हमारे जो छात्र आंदोलन से जो उपजे हैं, उन्हीं में से कोई एक रहेंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात है कि जो हमारे वहाँ सदस्य हैं, जो लड़के हमारे साथ आंदोलन में एक्टिव हैं, उनके साथ हमारा वही हमारे कैंडिडेट होंगे। तो क्या जयराम महतो वहां से कैंडिडेट हो सकते हैं? उसके लिए क्या तैयारियां आप लोगों ने की है ग्रास रूट पर? कैसे जनता विश्वास करेगी तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच जेबीकेएसएस पर? देखिए, जेबीकेएसएस की शुरू से एक लड़ाई रही है इस कि झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे को लेकर, नियोजन के मुद्दे को लेकर, विस्थापन के मुद्दे को लेकर, खनन के मुद्दे को लेकर, यहाँ के रोजी रोजगार को लेकर, यहाँ की नौकरियों में हो रहे गड़बड़ियों को लेकर, धांधलियों को लेकर, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर वहां पे उतरेगी। वही रणनीति रहेगी हमारी। और ये कहा नहीं जा सकता कि वहां पर जयराम महतो उतरेंगे, मोतीलाल महतो उतरेंगे, या कोई मुस्लिम कम्युनिटी से उतरेंगे या आदिवासी कम्युनिटी से उतरेंगे। ये कभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग जो है, हमारी बैठक जो है केंद्रीय टीम की, मीटिंग नहीं हुई है, बैठक नहीं हुई है मोतीलाल जी, लेकिन इरादा तो है कि अब चुनावी मैदान में दो हाथ किया जाए राजनीतिक पार्टियों से। हाँ मैम, ये तो श्योर है कि दो हाथ होगी, क्योंकि अब राजनीतिक पॉलिटिकल में उतर गए हैं। तो एक खोटा में कहावत है कि अगर ढेकी के मुंह में मुंह डाल दिया गया है तो चोट से नहीं डरना चाहिए। तो उसी तरह से अब हम लोग राजनीतिक पार्टी में उतर ही गए हैं, तो अब चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं मोतीलाल जी, जो पुरानी पार्टियां हैं और फंड भी बहुत लगता है चुनाव में, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी? क्या स्ट्रेटेजी है जेबीकेएसएस की? क्योंकि अब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस उपचुनाव के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आप कैंडिडेट देंगे? श्योर मैम, 110% मैम, सभी में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और जहां तक रणनीति की बात रही, तो देखिए, जब हम महाधिवेशन कर रहे थे बलियापुर में, विनोद धाम में, तो हमारे पास ना तो साधन थे और ना ही संसाधन थे। हमने जनता से, जो यहाँ की आवाम है, उनसे हमने मदद मांगी, गुहार लगाई, तो उन्होंने हमें दिल खोल के मदद की थी। उसी तरह से हम लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमें जनता नोट भी देगी और वोट भी देगी और जितने भी संसाधन है वो उपलब्ध भी करवाएगी। तो हम लोग जनता के भरोसे लड़ेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, जो गड़बड़ियां हो रही है उनको लेकर हम लोग लड़ेंगे। मोतीलाल जी, किस उद्देश्य के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? विजन क्या है पार्टी का? कैसा झारखंड चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ये सिर्फ युवाओं की पार्टी होगी, वो तमाम छात्रों की पार्टी होगी? इसे किस रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश है?
आगे बढ़ाने की कोशिश है? विजन यही है मैम कि देखिए आज झारखंड के इतिहास को देखा जाए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य के देखा जाए तो झारखंड पूरी तरह से शोषित, पीड़ित और वंचित वाला राज्य रहा है। शोषित, पीड़ित, वंचित होने के कारण एक कहीं ना कहीं इसका भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, या मिनरल्स होने के कारण सदियों से यहाँ के जनता के साथ शोषण हो रहा है, झारखंडियों के साथ शोषण हो रहा है, यहाँ के जल जंगल के जमीन के साथ शोषण हो रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो सबसे पहले हम लोग पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले आज 23 सालों के झारखंड में सबसे पहले झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब झारखंडी परिभाषित हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद स्थानीय नीति बनाया जाए, उसके आधार पर नियोजन नीति बनाया जाए, उसके आधार पर विस्थापन नीति बनाया जाए, उसके आधार पर उद्योग नीति बनाया जाए। इन नीतियों को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि आज देखिएगा झारखंड हर मामले में पिछड़ा हुआ है। अन्य राज्यों से तुलना करें तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो झारखंड 23वें नंबर पे आता है। जहां हमारे जीडीपी का कम से कम एजुकेशन में 25 से 30% खर्च करना चाहिए, वह झारखंड में मात्र खर्च होता है 6%। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा 23वें नंबर पे आ गया है। अब जहां हमारा शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, वहां हमारा 250-300 पर एक टीचर है। और वो भी कौन से टीचर है? अनस्किल्ड टीचर है, जो पारा टीचर है, जो सही से स्किल्ड भी नहीं है, बीएड भी नहीं है। तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इससे हमारा क्या हो रहा है? हमारा जो भविष्य है पूरा एकदम अंधकार में जा रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। अगर हम स्वास्थ्य में जाएंगे तो स्वास्थ्य में हमारा 1 लाख पर 1 डॉक्टर है। तो झारखंड है कहां पे? स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो झारखंड सबसे पिछड़ा हुआ में आता है। बिहार के बाद इसका दूसरा नंबर आता है पिछड़ने में। सभी तरह के इंडेक्स को अगर हम जांचते हैं, भुखमरी का इंडेक्स देखते हैं, खुशहाली का इंडेक्स देखते हैं, तो सब में झारखंड का वही स्थिति है कमोबेश। अगर भुखमरी के इंडेक्स की बात करें तो झारखंड भी भुखमरी में सबसे निचले स्तर पर आता है। बिहार के बाद दूसरा नंबर है जो भुखमरी में है झारखंड। तो कौन सी इंडेक्स की हम बात करें, जो भी विकास की, डेवलपमेंट की जो इंडेक्स है, सभी में पिछड़ा हुआ झारखंड है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे लगा मोतीलाल की इतनी जो कद्दावर पार्टियां हैं, जो लगातार अपने अपने क्षेत्र में जिनकी पकड़ मजबूत है, उस किले को भेद पाना क्या जेबीकेएसएस के लिए इतना आसान होगा? देखिए मैम, प्रयास तो करना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि ये मुश्किल काम है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर हम चोट से डरेंगे तो फिर हम कामयाब नहीं हो सकते ना। इसलिए पहले हम एक कहावत कह चुके हैं कि जब ढेकी के मुंह में जब मुंह लुढ़ दिए हैं तो उसमें हम लोग चोट से नहीं डरेंगे। खोटा में कहावत हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। बट अब चोट से नहीं डरना है। अब उतर गए मार्केट में तो हम लोग लड़ेंगे ही चुनाव। मुद्दे अनेक हैं, कई मुद्दे हैं जिनके आज इन्हीं मुद्दों के कारण आज जो लाखों का भीड़ देख रहे हैं, यही मुद्दों के कारण। तो ये लाखों की भीड़ जब इन मुद्दों के कारण आ सकती है तो लाखों की भीड़ जो है वो वोट भी दे सकती है इन मुद्दों पे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग लड़ेंगे। तो क्या मोतीलाल जी, जिस तरह आजसू भी इसी तरह छात्र आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, उसे देखकर इंस्पायर हुए, क्या विजन लेकर, क्या सोच के साथ राजनीतिक पार्टी का आप लोगों ने गठन किया है? देखिए मैम, जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हमें याद है आज 21 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार ने गैजेट पास किया था, जिसमें बाहरी भाषा जो था मगही, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी जो क्षेत्रीय भाषा में नहीं आती है, वो पुतला दहन में हम लोग को अंदाजा नहीं था कि ये आंदोलन इतना बेहद रूप ले लेगा। उस समय हम लोग निष्पक्ष भाव से हम लोग सोचे नहीं थे। हम लोग को केवल जो बाहरी भाषाओं को घुराया गया है उनको हटा दिया जाए, बस इतना ही हमारा मांग था। ये तो राजनीतिक परिदृश्य धीरे धीरे बनते 2 साल 3 साल के दरमियान ये जाके आई। तो कि हम लोग झारखंड में आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम में नहीं आते हैं तो हम लोग बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2 साल के आंदोलन में हम लोग सरकार में विधानसभा घेराव भी किए हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव भी किए हैं, और जितनी भी प्रक्रिया होता है, चाहे राज्यपाल से मिलना हो, सभी से बात करके देखे, सभी से, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन उसका निकल ही नहीं रहा था। चाहे स्थानीय नीति की बात हो, चाहे नियोजन नीति की बात हो, सभी में वो लटक के रह जा रही थी। तो हम लोग को एक कुंवर नारायण की जो बात है कि कभी भी सड़क सुना नहीं होना चाहिए, नहीं तो सदन आवारा हो जाता है। तो हम लोगों ने सड़क को आज 2 साल के दरमियान में सुना नहीं होने दिए। तो अब समझ में आता है कि सदन में आपको कानून बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए आपको सदन में आना ही पड़ेगा। जब तक आप सदन में नहीं आते तब तक आपको नीति और नियम और कानून नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम लोग अब पॉलिटिकल की ओर बढ़ रहे हैं। मोतीलाल जी, आमतौर पर अब सदन में पहुंचकर ही झारखंड की हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए या तो इस पक्ष या उस पक्ष का समर्थन आपको लेना होगा। अकेले तो फिलहाल पहली बारी में ये संभव नहीं होगा। तो किस तरफ जाना चाहेंगे?
देखिए मैम, कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग, तो तीसरे मोर्चे की ओर रहेंगे हम लोग, ना इस पक्ष रहेंगे ना उस पक्ष रहेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों को हम देख चुके हैं बारी बारी से। 23 सालों के झारखंड में हमने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, आसू को देखा, जेएमएम को देखा, सबकी सब वही रवैया है, सबकी वही स्थिति है। जो भी सत्ता पे बैठती है केवल मलाई खाने पे लग जाती है। अगर हम उनके साथ चले जाते हैं तो हमारा जनता का भरोसा उठ जाएगा। जनता ने हम पर विश्वास की है बहुत ही उम्मीद के साथ में। अगर हमारा नीति और सिद्धांत जीवित है, इसलिए आज हमारे साथ लाखों की भीड़ है। आज हमारे साथ बिना पैसे के, बिना तेल के, बिना पेट्रोल के लाखों लोग हमारे पीछे हैं। अगर हमारा नीति और सिद्धांत से अगर समझौता हो जाएगा, हम भी किसी पार्टियों में चले जाएंगे, तो शायद वो भरोसा हम पर नहीं रहेगा और जनता की भरोसा उठ जाएगी। और एक बार अगर भरोसा उठ गई जनता को, तो शायद जनता फिर इस पीढ़ी तक, अगली 2-3 पीढ़ियों तक भरोसा नहीं कर पाएगी। इसलिए मैम हम लोग निष्पक्ष रहेंगे और तीसरे मोर्चे की ओर ही रहेंगे और अटल रहेंगे कि तीसरा मोर्चा बनकर ही लड़ेंगे। मोतीलाल जी, डुमरी में भी उपचुनाव हुआ था, वहां भी बातें आ रही थी कि जेबीकेएसएस अपना उम्मीदवार देगा, लेकिन फिर वहां से चुनाव नहीं लड़ा। अब गांडे विधानसभा सीट है, यहां पर अपने उम्मीदवार देने की बात हो रही है। कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर दावेदारी पेश करेंगे? क्या उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्योंकि हो सकता है लोकसभा के साथ उपचुनाव करा दिया जाए। देखिए मैम, जहां तक डुमरी उपचुनाव की बात है, ये तो उस समय, पहली बात तो ये है कि उस समय हम संगठन में थे, उस समय हमारी पार्टी भी नहीं बनी थी। और उसके पहले डुमरी विधानसभा से पहले हम लोग रामगढ़ उपचुनाव को भी छोड़ चुके थे, उसके पहले हम लोग मांडर उपचुनाव को भी छोड़ चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस समय, क्योंकि हम लोग संगठन में थे। और अब जब डुमरी विधानसभा खत्म होने के बाद हमारा जो संगठन था वो पार्टी बन चुका है। पहली बात तो इसलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि जब दिवंगत जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी, तो उसके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर चुके थे। ऐसा नहीं कि हम लोग बाद में, हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे कि पहले भी हम लोग रामगढ़ उपचुनाव छोड़ चुके हैं, तो यहाँ भी हम लोग छोड़ चुके हैं और मांडर उपचुनाव भी छोड़ दिए। तो उस समय हम एक तो पॉलिटिकली रूप से उतरे नहीं थे, उस समय संगठन में थे, आंदोलन हमारा जारी था। जब हम लोग ने अपना पार्टी की घोषणा कर दी है, तो अब जो भी चुनाव आएगा आगे के टाइम में, वो सभी चुनाव में हम लोग उतरेंगे। मोतीलाल जी, शायद इसका जवाब ना देना चाहें आप, लेकिन फिर भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, या तो सपोर्ट के लिए या फिर अगेंस्ट के लिए? नहीं मैम, हम उत्तर क्यों नहीं देना चाहेंगे? हम क्यों ना उत्तर देंगे? हाँ, ये बात सच्चाई है, आप में सच्चाई है कि बहुत सारे पार्टियों ने हमने संपर्क किया गया। भले नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन सभी पार्टियों ने हम लोग को अप्रोच किया है हमारे साथ, उनके साथ आने के लिए। लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं आने वाले। हम लोग निष्पक्ष ही लड़ेंगे, हम लोग तीसरा मोर्चा बनकर ही लड़ेंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो। एकदम जो जनता देगी उसी का हम लोग समर्थन करेंगे, उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोतीलाल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जेबीकेएसएस भी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार देगा और इसके लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि इनका कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को हमने देख लिया, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आजसू हो, किसी ने राज्य का भला नहीं किया, ना स्पष्ट नीति बन पाई है अब तक जिससे राज्य के युवाओं का भला हो। इसलिए जेबीकेएसएस अब किसी मोर्चे में नहीं, जेबीकेएसएस अपना अलग एक मोर्चा है और तीसरे मोर्चे में जेबीकेएसएस यानी अकेले वो इस मोर्चे को संभालेगा। और इस बार गांडे विधानसभा में उपचुनाव होते हैं तो जेबीकेएसएस वहां अपना उम्मीदवार देगा। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी अब एक अलग पार्टी जेबीकेएसएस की भी उम्मीदवारी देखने को मिलेगी और ये कड़ी टक्कर यहां की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों को देते हुआ नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।